हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 10 पढ़ेंगे। इसके पहले 9 चैप्टर हमने करवा दिया है। इसके अलावा पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी दोनों हो चुका है। तो हम यहाँ पर लास्ट चैप्टर 10 चैप्टर इमारतें चित्रता किताब देखेंगे, किताबें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको सारी एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और हमारा वैदिक गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले धातु विज्ञान के बारे में। और एक चीज़, ये जो क्लासेस हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो सीटेट हो, टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो। ठीक है, और आपका सुपर टेट, बाकी अभी बीपीएससी होने वाला है, आपका बिहार का शिक्षक भर्ती 3.0, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। बहुत शॉर्टकट में ही मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें दी है। ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना है इसमें, मतलब शॉर्टकट तरीके से ही सारी चीज़ें एक स्टोरी की तरह मैं आपको इसमें बता दूंगी। ठीक है, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पढ़ते सबसे पहले धातु विज्ञान के बारे में। पहले क्या होता था कि जो धातु वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पूरे विश्व में धातु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है, ठीक, वैज्ञानिकों ने। और उसके बाद जो पुरातात्विक खुदाई हुई है उसने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। ठीक, तांबे के बारे में वो जानते थे कि तांबे और टिन से कांसा बनता है, तांबा और टिन से मिलाकर कांसा बनता है। ये एग्जाम में आपका बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में बहुत बार आया है, ईवीएस एसएसटी में आता है। ठीक है, तो हड़प्पावासी जो थे वो कांस्य युग, ठीक है, ये जो हड़प्पावासी थे वो कांस्य युग से जुड़े थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे, मतलब हड़प्पावासी के जो उत्तराधिकारी थे वो लौह युग से संबंधित थे। ठीक, हड़प्पावासी कांस्य युग से और उत्तराधिकारी उनके लौह युग से। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा और ढलवा लोहा। ठीक, अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा तो आप इसको बता दीजिएगा। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में, जो हमारा मेहरौली दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और ये आपका कुतुब मीनार के परिसर में, मैं तो वहां पर गई हूँ, आप लोग भी जाइएगा देखिएगा वहां पर। ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर लंबा ऊंचा है ये। ठीक, और ये बहुत ही अद्भुत दिखने वाला है। ये जो शिल्पकार थे उन्होंने इसको बहुत कुशलता से बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वजन कितना था उसका? वजन है इसका 3 टन। ठीक है, 3 टन से भी ज्यादा है इसका वजन। और निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। ठीक, चंद्र नाम के शासक का जिक्र है और इसके बारे में वहां पर जो मतलब जानकारी मिलती है वो अभिलेख से मिलती है। ठीक, इस पर जो खुदे हुए अभिलेख हैं वहां से हमें जानकारी मिलती है कि इसमें चंद्र नाम के शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इसमें जंग नहीं लगा है, मतलब इतना पुराना होने के बावजूद भी बहुत अजूबे की बात है कि इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें जो थी। जो हमारे शिल्पकार थे उनकी कुशलता के जो नमूना है वो स्तूपों से देखने को मिलता है। ठीक, कुछ इमारतों को देखने से जो है उनके उनके बारे में पता चलता है कि वो शिल्पकार कितने कुशल रहे होंगे। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ठीक, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है और ये विभिन्न आकृतियों से बने होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। कुछ चीजों में इनमें समानता भी होती है। ठीक, क्या समानता होती है? प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। उन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनसे प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती, मतलब वो लोग जो यूज कर रहे थे उस समय, कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। ठीक, जिसे धातु मंजूषा कहते थे। क्या कहते थे? धातु मंजूषा।
तो ये धातु मंजूषा उस डिब्बी को बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रारंभिक स्तूप के बारे में। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। ठीक, जो धातु मंजूषा के ऊपर मिट्टी का टीला रखा होता है, बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। ठीक, उस टीले को क्या किया गया, ईंटों से ढक दिया गया। और उसके बाद क्या किया गया, बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थर से ढक दिया गया। ठीक, प्रारंभिक स्तूप में क्या किया गया था कि धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया जाता था, और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। ठीक, उसके बाद क्या होता था कि यहाँ प्रदक्षिणा पथ है। कहाँ पर, यहाँ पर जो है आपका प्रदक्षिणा पथ भी पद भी है। तो वो कैसे, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है कि जो स्तूप होता है उसके चारों ओर जो है परिक्रमा, मतलब घूमने के लिए जो परिक्रमा करते हैं उसके लिए एक वृत्त मतलब गोले के आकार का पथ बन जाता है, उसी को जो है प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक, और इस पर देखिए यहाँ पर जिसके रास्ते को रेलिंग से घेर दिया गया है। ठीक, उसके चारों ओर जैसे घर पे छत के ऊपर रेलिंग बनी होती है ना, वैसे ही वहां पे भी जो है उसको रेलिंग से घेर दिया गया था, जिसको वेदिका कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। और वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक, जो रेलिंग होती थी और जो तोरण होता था हमेशा मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से वो सजे हुए होते थे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आगे हम सांची का महान स्तूप। ठीक, सांची का महान स्तूप ये कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। ठीक, स्तूपों के निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इसमें ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। ठीक, जैसे अशोक के समय में हुआ करता था, इसके पहले हमने अशोक के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जैसे अशोक के समय में हुआ करता था, वैसे ही इस समय में भी ईंटों का प्रयोग वैसे ही हुआ करता था। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक, रेलिंग और स्तूप तो वैसे ही होता था, लेकिन जो रेलिंग और प्रवेश द्वार है वो बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। ठीक, ये रहा आपका सांची के महान स्तूप के बारे में। यही है आपका सांची का महान स्तूप। देखिए सांची का ये महान स्तूप है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, अमरावती में भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। ठीक, अमरावती में भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। ये रही शिला। ठीक है, इसमें ऐसे चित्र बने हुए हैं, देखिए हाथी बनी हुई है। ठीक, ये सब चित्र थे। अभी अमरावती कहाँ है, तो देखिए हम मैप में देखेंगे अमरावती, ये रहा अमरावती। ठीक है, इसके बाद देखिए, कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक, इनको क्या किया जाता था कि मूर्ति और चित्र के द्वारा सजा दिया जाता था, मतलब उन गुफाओं पे मूर्ति बना दी जाती थी और चित्र भी बना दिया जाता था। इसके बाद हिंदू मंदिर के बारे में हम देखेंगे। ठीक, कैसे थे हिंदू मंदिर, जो हिंदू लोग थे, आरंभिक हिंदू मंदिर मतलब आरंभिक समय में हिंदू का मंदिर भी बनाया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस मंदिरों में कौन कौन हुआ करता था, विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक, इन लोगों की पूजा होती थी। और क्या होता था कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वो गर्भगृह हुआ करता था। ठीक, जहाँ पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था, और जो पुरोहित लोग होते थे वो क्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ ये सब करवाते थे। ठीक, और जो भक्त लोग थे वो पूजा करते थे। और देखिए यहाँ पर अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था।
जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। एक यह एक सभागार होता था। मतलब देखिए मतलब उसको क्या क्या होता था कि मंदिर को बनाने के लिए, शिखर का निर्माण करने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कैसे शिलाओं को तोड़ तोड़ कर ऊपर ले जाना पड़ता था, ठीक, और इसको बहुत सावधानी से बनाना पड़ता था। यह एक सब उसके बाद देखिए इसके बारे में, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। वहाँ पर लोग क्या करते थे, इकट्ठा होते थे और अपनी बातचीत जो भी उनको करना होता था करते थे। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट तथा पत्थरों से बनाया गया था। ये रहा मंदिर, ठीक है। ये मंदिर का चित्र मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये भीतर गांव का मंदिर है जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप इसका सवाल इसका आंसर अच्छे से कर सकते हो। इसके बाद देखिए महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। यहाँ पर क्या होते थे कि बहुत सारे मंदिर हुआ करते थे, ठीक। इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया था, इसीलिए इन्हें एकाश्म मंदिर कहा गया, ठीक। और ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न था। जो ईंट से बनाए जाते थे मंदिर, उससे ये एकदम पूरी तरह से अलग था। क्या होता था कि जो ईंट से बनी इमारत होती थी उसमें नीचे से ईंटों को एक के बाद एक तह लगाकर जोड़ते थे, लेकिन ऊपर की ओर मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले जाते थे। लेकिन जो चट्टान को तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे, ठीक। समझ में आया ना कि जो ईंट वाला था वो नीचे से ऊपर की ओर होता था, लेकिन जो पत्थर वाला बनाया जाता था वो ऊपर से नीचे की ओर होता था, ठीक। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा होगा। मतलब बहुत सारी समस्या होती रही, कैसे काट के ऊपर ले जाते होंगे, कैसे उसको लगाते होंगे, ठीक। इसके बाद देखिए एहोल के दुर्गा मंदिर। एहोल में एक दुर्गा मंदिर है। और हाँ, ये रहा आपका महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर, ठीक। इसकी एक चित्र यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद एहोल का दुर्गा मंदिर, ये आपका 1400 साल पहले बनाया गया था, ठीक। एहोल का दुर्गा मंदिर जो है ये भी एक पत्थरों से बनाया हुआ था, 1400 साल पहले बनाया गया था। उसके बाद स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता था। स्तूप तथा मंदिर को बनाने के लिए इसकी कई अवस्थाएं आती हैं, ठीक। कई पार्ट्स आते हैं, इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता था कि ज़्यादातर इसमें जो है कौन इन्वेस्ट करता था, राजा रानी इन्वेस्ट करते थे इसमें पैसा, वो लोग पहले देते थे, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें होता था कि अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंड को खोद कर निकालना होता था, ठीक। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार करता है किए गए स्थान पर शिलाखंड को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों को की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। और खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे, ठीक। इसका खर्च कौन देता था, संभवतः राजा रानी देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था, ठीक। और देखिए इनकी सजावट के लिए क्या किया जाता था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इस स्थान पर देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में इनका योगदान दिया था, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उड़ीसा का जैन मठ, ये एक पहाड़ी को खोद कर इस 2 मंजिले इमारत, मतलब एक पहाड़ को खोद कर 2 मंजिला इमारत बनाया गया है। सोचिए कितना कठिन काम रहता होगा। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। ठीक, ये रहा देखिए प्रवेश द्वार। ठीक, इसमें क्या करते थे, जो जैन हमने पढ़ा है ना जैन धर्म के बारे में, तो जैन लोग क्या करते थे, यहाँ पर ध्यान किया करते थे। ठीक, इसके बाद देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र मिला है। ठीक, ये देखिए चित्र। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे चित्रकला के बारे में। अजंता का चित्र यहाँ पर देखिए। चित्रकला यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक, जो मशाल होती थी, मशाल कैसे, एक लकड़ी ले ली जाती थी और ऊपर की तरफ उसको जला दिया जाता था, वही मशाल होती थी। कि मतलब उसी की रोशनी, पहले लाइट वाइट तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे, उसी मशाल की रोशनी से वो लोग चित्र बनाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। मतलब वो लोग इतना चमकदार रंग यूज करते थे, और वो रंग आते कहाँ से थे, पौधों से, खनिजों से बनाए जाते थे। ठीक, इस महान कृतियों को बनाने के लिए कलाकार अज्ञात है। मतलब इनके, मतलब वो जो कलाकार थे जिन्होंने इसको बनाया है, उनके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ये रहे आपकी जो है अजंता के चित्र। ठीक, इसके बाद देखिए पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने, किसने की थी, इलांगो नामक कवि ने किसकी, सिलप दिकारम की रचना की थी। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। किसकी, कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। ठीक, उसकी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। ठीक है, और बाद में क्या किया, वह कन्नगी जो है वो पहाड़ छोड़कर मदुरै चले गए। ठीक, वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी न कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। सॉरी, राजा के दरबारी जौहरी ने क्या किया, कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। ठीक, कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, उस इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ये एक कहानी है वहाँ की। उसके बाद देखिए एक सिलप्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना हो यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके हुए सुंदर वक्षा स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ठीक, ये आपका किसमें लिखा है, सिलप्पदिकारम में से लिया गया है ये। इसके बाद देखिए एक और तमिल महाकाव्य कौन सी थी, मणिमेखलई। इसको जो है करीब 14 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया था। किसने लिखा था, सत्तनार ने लिखा था इसको। ठीक, और इसमें एक कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये सारी रचनाएं जो है ना, वो सदियों पहले ही खो गई हैं।
उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली थी। ठीक, इसके बाद पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण देखेंगे हम। पुराणों के बारे में, ठीक, हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियां हैं जो उस समय बहुत प्रचलित हुआ करती थी और उसी काल मतलब लिखी गई थी, इसी काल में लिखी भी गई थी और इसमें पुराण भी शामिल है। तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ क्या कहा गया है? प्राचीन होता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ प्राचीन। ठीक, और देखिए ये जो पुराण है इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। ठीक, देवी देवताओं की पूजा की विधियां जो थी उसमें दी गई हैं। संसार के श्रेष्ठ तथा राजाओं के बारे में कहानियां भी दी गई हैं। पुराण सरल संस्कृत श्लोक था। जो पुराण थे अधिकतर वो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए थे, जिससे जो है लोग जो वहाँ के थे वो सुनकर और समझ भी सकें। ठीक, उसको सुन भी सके और समझ भी सकें। और जो पुराण था उसका जो पाठ हुआ करता था वो पुजारी मंदिर में करते थे और लोग उसको सुनने के लिए आते थे। और यहाँ पर जो दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण जो बहुत सालों से जो है लोकप्रिय में है, कुछ लोग इसके बारे में, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, इवन सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो देखिए ये जो है इसके बारे में, महाभारत के बारे में है कि कौरव तथा पांडवों के बीच युद्ध 1500 साल पहले ये लिखी गई थी। मतलब इसमें क्या है कि इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध के बारे में बताया गया है, इसकी कहानी है। और इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। ठीक, प्राप्त करना मतलब महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? इसका जो मूल उद्देश्य था वो हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना, जो पुरुवंश की राजधानी थी। ठीक, पुरुवंश की राजधानी कौन थी? हस्तिनापुर थी, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये कहानी जो है बहुत पुरानी थी, 1500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक, और पुराण और महाभारत दोनों को लिखने वाले व्यास जी थे। किसको? पुराण और महाभारत। व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। किसको? पुराण को और महाभारत दोनों को। ठीक, ये महाभारत और इसमें पुराण भी ऐड कर लीजिएगा। और महाभारत में भगवत गीता भी है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। रामायण के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो ये कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। किसके बारे में? यह कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। और यहाँ पर भी उनके मतलब कथा का वर्णन थोड़ा बहुत किया गया है कि उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था और वन में उनकी पत्नी सीता जो है उनको लंका के राजा रावण ने उनका अपहरण कर लिया और सीता को वापस पाने के लिए राम ने युद्ध किया था और विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। कौशल की राजधानी कौन थी? अयोध्या थी। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या थी। और इस तरह महाभारत की तरह ये रामायण भी बहुत प्राचीन समय से ये कहानी जो है लोग सुन रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, और इसी को बाद में लिखित रूप से दे दिया गया और संस्कृत रामायण के लेखक जो हैं बताया कि ये कौन थे? वाल्मीकि जी थे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे। कैसे? कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता चित्रों में दर्शाई जाती थी। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर एक कहानी दी हुई है आपकी, इसमें बुक में ही है, तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो मैं आपको इसको फटाफट ऐसे सुना देती हूँ। बंदर राजा की कहानी थी। तो इसमें क्या हुआ कि एक समय जो है बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर एक गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था।
ठीक। और इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ एक खास वहाँ पर आम का पेड़ था, उसका जो फल था वो बहुत प्रिय थे। और उस वो आम जो था वो बहुत मीठे होते थे। मतलब ऐसा था कि वो इतने स्वादिष्ट थे कि अगर वो ज़मीन पर गिर जाता था तो वो उगते नहीं थे, ठीक? तो क्या हुआ, एक दिन एक पका हुआ आम जो है वो गंगा नदी में गिर गया और बहते-बहते वाराणसी पहुँच गया। वहाँ पर एक राजा स्नान कर रहे थे, ठीक है? तो क्या हुआ, उनको आम मिला, उन्होंने उसको चखा और वो हैरान हो गए। तो बाद में क्या हुआ कि जो है वो जो है अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से उन्होंने इसके बारे में पूछा। इस आम मतलब उन्होंने कहा कि इस आम के पेड़ को ढूँढो। उन्होंने कहा कि इसको ढूँढ सकते हो या नहीं? तो वे राजा जो है हिमालय की पहाड़ी पर ले गए, ठीक? वे राजा को वो लोग जिसको उन्होंने कहा था कि इस पेड़ को ढूँढो, वो लोग क्या किया, वो लोगों ने उस राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने जो है अपने दरबारियों के साथ खूब आम खाया, वो राजा जो थे। और रात में राजा ने देखा कि बंदर जो है उस पके आमों को मज़ा ले रहे हैं वो लोग, तो उनको बुरा लगा बहुत। तो उन्होंने सोचा कि इसको मार डालेंगे। उन्होंने फैसला किया। बाद में एक बंदरों का राजा था, वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए उसने योजना बनाई कि क्या करेंगे कि आम के पेड़ की टहनियों को मतलब उसने तोड़ा और उसको आपस में बांधा और एक पुल बना दिया। और जो है उस पर से बोला कि सारे जो है बंदर सभी लोग जो है एक छोर से दूसरे छोर आ जाएं। तो अपनी सारी प्रजा को नदी को पार मतलब लाते लाते वो इतना थक गए कि वो एकदम मरणासन में गिर पड़ा, ठीक। तो ये सब चीजें वो राजा देख रहे थे। तो वो जो है उसको बंदर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल हो गए। बाद में जो है उस वो बंदर की मृत्यु पर राजा बंदर मतलब राजा रूप में जो बंदर था उसकी मृत्यु पर राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसको पूरा सम्मान दिया, ठीक। ये कहानी है। और मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया था, ठीक। कहाँ दिखाया गया था, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसको दिखाया गया है, ठीक। इसके बाद देखेंगे हम विज्ञान की पुस्तक के बारे में। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक। ज्योग्राफी में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि, ठीक। इसके अलावा जो वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य थे, ये कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोल वेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। जैसे कि वराहमिहिर जो है, इन्होंने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड से के बराबर है। किसमें बताया, वराहमिहिर का कौन सा था, पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ था, ठीक। पंच सिद्धांतिका में बताया कि अयनांश का मान कितना होता है, 50.32 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक। और ये जो है वराहमिहिर जो थे, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे ना, उनके 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इसके बाद जो ब्रह्मगुप्त हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट और उसका एग्जैक्ट सूत्र दिया था, ठीक, चक्रीय चतुर्भुज का। और इसके बाद जो भास्कराचार्य थे, ये भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ लिखा। क्या लिखा, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक। क्या इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में है, ठीक। मतलब ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहले से ही पता चल गया था। तो इन्होंने क्या किया था, उनके बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है,
ठीक, इसका कारण क्या है? आकाशीय पिंड गिरते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब यहाँ पर आगे देखेंगे अंकों का प्रयोग, शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की इस पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। ठीक, आयुर्वेद के बारे में देखिए। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। कहाँ हुई? प्राचीन भारत में हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन कौन से थे? चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता है औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अब यहाँ पर देखिए सुश्रुत की कौन सी है? सुश्रुत संहिता है। और चरक की कौन सी है? चरक संहिता है। ठीक, ये सारी आपको जानकारी मिल गई यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के मेरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? चंद्र, शिव, रुद्रदामन, कनिष्क। तो देखिए इसका पहला आंसर आपका होगा चंद्र। ठीक, अभी अभी हमने पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन कहता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दार्शनिक स्थल, मकबरा, टीला, बौद्ध रहने की जगह, मतलब बौद्ध के रहने की जगह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीला, सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था वृत्त पथ, प्रदक्षिणा, बौद्ध दक्षिणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो वृत्त के आकार का होता था परिक्रमा करने के लिए उसको जो है प्रदक्षिणा कहा जाता था। ठीक, प्रदक्षिणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिरों में गर्भगृह होते थे जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप होते थे जहां लोग इकट्ठा होते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका केवल 1 होगा, केवल 2 होगा, केवल 1 और 3 होगा, 1 2 3 होगा। तो देखिए इसमें आपका 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शिलप्पदिकारम नामक महाकाव्य किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली। तो ये आपका तमिल में लिखी गई है, अभी अभी हमने पढ़ा। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ज्योतिष, खगोल, गणित। तो इसमें यहाँ पर दिया गया है केवल 1 होगा, केवल 2, 1 2 3 होगा। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। 7 क्वेश्चन देखेंगे, सांची का मानस्तूप कहाँ स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो ये सांची का जो स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, स्तूप के प्रवेश द्वार क्या कहलाते थे? मंडप, शिखर, गोपुरम, तोरण। तो ये देखिए ये इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्तूप के जो प्रवेश द्वार होते थे वो तोरण कहलाते थे, डी ऑप्शन राइट। पुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, हस्तिनापुर, उज्जैन, इसमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया इसके बारे में, पुरुवंश के बारे में। ठीक है, कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ था, पुरुवंश की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को पाने के लिए। कागज का आविष्कार चीन के निम्न व्यक्ति ने किया था? कौन? फाहियान, मुचेन, काइलून, लियू जुआंगुओ। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर काइलून होगा, राइट। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। आज फिलहाल के लिए 6 का पूरा चैप्टर खत्म होता है
पूरी हिस्ट्री ख़त्म होती है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर बचा है, उसको मैं आपको करा दूंगी। पॉलिटी भी ख़त्म हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का द एंड होता है। आप हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और जो आपको दिया था कंटेंट वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।